सेकेंड ईयर थर्ड पेपर और हम लोग स्काउट गाइड के बारे में बात कर रहे थे। स्काउट गाइड जो कि लड़कों के लिए होती है या फिर बालकों के लिए जो संस्था होती है, बालकों को सारे जो एक्टिविटीज़ है वो करवाती हैं। उसी प्रकार जो गर्ल गाइड है वो लड़कियों के लिए बनी होती है। लड़कियों को मतलब कि जो गर्ल्स हैं उन्हें ये सारी एक्टिविटी वगैरह सिखाई जाती है गर्ल्स गाइड के अंतर्गत। स्काउट गाइड और स्काउट गाइड की हम बात कर रहे थे, उसी के अंतर्गत बालकों के लिए और बालिकाओं के लिए दोनों के लिए व्यवस्था होती है, जिसके अंतर्गत स्काउट के अंतर्गत बालकों के लिए और अगर गर्ल गाइड की बात करें तो वहाँ पर लड़कियों के लिए ये सारे एक्टिविटीज वगैरह सारी व्यवस्था वहाँ पर होती है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो जिस प्रकार स्काउट गाइड स्काउटिंग बालकों की संस्था है, बालकों की संस्था है, उसी प्रकार गर्ल गाइड बालिकाओं की संस्था है, बालिकाओं की संस्था है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा इस संस्था द्वारा बालिकाओं को जो मैंने एक्टिविटी बताई है एक्टिविटियां करवाते हैं। बालिकाओं को खेल खेल में विभिन्न प्रकार की अच्छी बातें सिखाई जाती है। और उसके अंदर क्या क्या सिखाया जाता है, तो जैसे खाना बनाना, क्योंकि जब इनके कैंप लगते हैं तो जो गर्ल्स होती है उनसे खुद से ही खाना बनवाया जाता है और फिर जो खाना सर्व करना है कुछ जितनी प्रकार की व्यवस्था होगी, पूर्व में क्या तैयारी करनी है, मध्य में मतलब बनाने से संबंधित क्या तैयारी है और अंत में क्या करना है, वो सारी चीजें उन्हें वहां पर सिखाई जाती है, जैसे खाना बनाना। इसके अलावा नृत्य, संगीत और ग्रह विज्ञान से संबंधित ठीक है। तो खेल में जो बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको क्या सिखाया जाता है, खाना बनाना, नृत्य, संगीत, ग्रह विज्ञान संबंधित सारी चीजें सिखाई जाती है। वही स्काउट गाइड की हम बात कर रहे थे तो रॉक क्लाइंबिंग है, पर्वतों पर चढ़ना है, तैराकी वगैरह, जिस प्रकार वहां पर वातावरण होता है उसी प्रकार की चीजें बच्चों को, लड़कों को सिखाई जाती है, मतलब बालकों को सिखाई जाती है। और महिलाओं की बालिकाओं की बात कर रहे हैं तो वहां पर ग्रह विज्ञान से संबंधित जो सारी चीजें होती है वो नृत्य, संगीत, खाना बनाना, सारी चीजें सिखाई जाती है। ये सभी बालिकाओं में सद्गुणों का विकास करते हैं। ये सभी बालिकाओं में सद्गुणों का विकास करते हैं, मतलब कि ये सारी चीजें जो सिखाई जा रही हैं उनसे बालिकाओं के अंतर्गत सद्गुणों का विकास होता है। बालिकाओं के चरित्र निर्माण में बालिकाओं के चरित्र का निर्माण कर चरित्र
नाम से, बुलबुल नाम से। 11 वर्ष से 16 वर्ष की उम्र, 11 वर्ष से 16 वर्ष, 16 आयु की बालिकाओं को गर्ल गाइड कंपनी के नाम से पुकारा जाता है। वहीं 16 वर्ष से अधिक की बालिका जो गर्ल गाइड के अंतर्गत होती है, उन्हें रेंजर कंपनी के नाम से पुकारा जाता है। जिस प्रकार बालकों की जो वर्ग बांटे गए हैं स्काउटिंग के, उसी प्रकार बालिकाओं के लिए गर्ल गाइड के भी 3 वर्गों बांटे गए हैं। उसके अंतर्गत 11 वर्ष से कम आयु की जो बालिकाएं हैं वो गर्ल गाइड का हिस्सा बनती है, तो उन्हें बुलबुल नाम से पुकारा जाता है। इनका जो प्रमाण पत्र होता है वो इसी एज के आधार पर इस नाम से बनता है। इसके अलावा अगर 11 वर्ष से 16 वर्ष की आयु की बालिका है तो उन्हें गर्ल गाइड कंपनी के नाम से पुकारा जाएगा। उनका भी जो प्रमाण पत्र है वो इसी नाम से बनेगा। 16 वर्ष से अधिक की जो बालिकाएं होती है उन्हें रेंजर कंपनी के नाम से पुकारा जाता है और सर्टिफिकेट भी इसी प्रकार से अलाउ उनको होता है। तो ये हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो खत्म हुआ। अब है हमारी अन्य जो क्रियाएं होती है उसके अंतर्गत प्रार्थना सभा। क्या है? प्रार्थना सभा। क्या होता है प्रार्थना सभा? आप लोग स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों में गए भी हैं, इंटर्नशिप भी आप लोगों ने स्कूल में की होगी, ठीक है। जिन्होंने की है, मतलब कि कुछ बालिकाओं ने की है, मतलब उन्होंने स्टार्ट तो करी थी। तो वहाँ पर क्या होता है, तो सर्वप्रथम विद्यालय में अगर जाते हैं तो जो विद्यालय का प्रारंभ होता है वो प्रार्थना सभा से ही होता है। प्रार्थना सभा के अंतर्गत बहुत प्रकार की प्रार्थनाएं बुलवाई जाती है। इसके अलावा जो मंत्र उच्चारित किए जाते हैं, सरस्वती वंदना और राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत। इसके अलावा अध्यापक होते हैं वो अपना बौद्धिक देते हैं, कोई कहानी के रूप में, कोई किसी टॉपिक को लेकर बौद्धिक दिया जाता है। प्रधानाचार्य है वो भी समय समय पर आकर बच्चों को उद्बोधन देता है। तो ये सारी क्रियाएं प्रार्थना सभा के अंतर्गत आती है। तो क्या ये पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आती है प्रार्थना सभा? तो क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बालकों के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास इन क्रियाओं के माध्यम से हो रहा है, तो प्रार्थना सभा भी उसके अंतर्गत आती है। क्योंकि प्रार्थना सभा के अंतर्गत भी जो बालकों का मानसिक विकास है वो पूरी तरह से संभव है। क्योंकि विद्यार्थी जब घर के माहौल से आता है तो किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो या फिर मतलब उनकी मानसिक स्थिति वो अलग प्रकार की होती है। जब वो विद्यालय के वातावरण के अंतर्गत इस जो अगर कहीं मेडिटेशन वगैरह भी करवाया जाता है वहाँ पर, क्योंकि ध्यान वगैरह, क्योंकि अब प्रार्थना करने पे ध्यान तो लगा रहे हैं, तो ध्यान के कारण जो मानसिकता होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। जो बालक कलह की स्थिति से या फिर कहें कि तनाव की स्थिति से जब विद्यार्थी विद्यालय आता है तो जब उसे सब माहौल मिलता है तो स्ट्रेस है वो कहाँ चला जाता है पता ही नहीं लगता है। तो प्रार्थना सभा है, उसके माध्यम से बालक का मानसिक शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास संभव है। इसी कारण इसे भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का हिस्सा माना जाता है। अब प्रार्थना सभा किस प्रकार की होती है और किन किन चीजों को इसमें सम्मिलित किया जाता है? विद्यालय कार्यक्रम का प्रारंभ, विद्यालय कार्यक्रम मतलब विद्यालय के अंदर जो पढ़ाई, शिक्षण, अध्यापन की क्रियाएं होती है उसका प्रारंभ। विद्यालय कार्यक्रम का प्रारंभ प्रार्थना सभा से होता है। प्रार्थना सभा से होता है। कहाँ से होता है? प्रार्थना सभा से। कहा ना मैंने कि जब विद्यालय में हम लोग जाते हैं तो सर्वप्रथम प्रार्थना ही वहां पर करवाई जाती है। इस प्रवृत्ति का कौन सी प्रवृत्ति? प्रार्थना की जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति का नैतिक मनोवैज्ञानिक नैतिक, मनोवैज्ञानिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से
प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है, अत्यंत महत्व है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नैतिक विद्यार्थियों के अंदर जो नैतिक गुण है उनका विकास होता है, जिससे कि बालक मतलब कि जब वो प्रार्थना सभा होती है वहाँ पर विद्यार्थी शांत रहते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, और तो सारे जो नैतिक गुण होते हैं उनका विकास प्रार्थना सभा के माध्यम से होता है। ऐसे अगर विद्यार्थी को कहें कि आप थोड़ी देर यहाँ पर खड़े रहिए तो खड़ा नहीं रहता है, लेकिन प्रार्थना सभा के अंतर्गत वो पंक्तियों के अंतर्गत शिष्टाचार के भाव लेकर वहीं पर खड़ा रहता है, और जब तक प्रार्थना रहती है तब तक हाथ जोड़कर आंखें बंद कर उस प्रार्थना में वो मग्न रहता है। तो यहाँ पर नैतिक गुणों का विकास होता है। अगर मनोवैज्ञानिक ढंग की अगर बात करें तो मनोविज्ञान क्या कहता है कि बालक के पास तनाव वगैरह में आया है, आते आपको पढ़ाना शुरू कर दोगे, डांटना शुरू कर दोगे, अगर नहीं काम हो गया है डांटना शुरू कर दिया तो उससे क्या होता है, वैसे तनाव में बालक फिर उसकी मानसिकता क्या हो जाती है कि वो उस कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाता है। इसके अलावा बालक तनाव से आया, लेकिन जब उसे इस प्रार्थना का माहौल मिला, कोई बौद्धिक हुआ तो बौद्धिक से संबंधित उसने ज्ञान ग्रहण किया, तो बालक का जो तनाव है वो एक तरफ चला जाता है, या फिर ये कहें कि जो तनाव की स्थिति है वो कुछ समय के लिए मतलब कि हट जाती है। तो उससे क्या होता है, मनोविज्ञान का दृष्टिकोण देखें हम तो मनोविज्ञान दृष्टिकोण से देखा जाए तो बालक का तनाव भी इसके कारण हट जाता है। और अगर हम बात करें प्रशासनिक दृष्टि से तो प्रशासनिक दृष्टि से प्रशासन कि भाई कोई शासन मतलब कि शासन में कार्य किया जा रहा है या फिर प्रशासन संबंधी जो कार्य किए जाते हैं उनका प्रारंभ भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मतलब अच्छा कार्य, व्यवसाय की भी अगर बात करें हम तो व्यवसाय का प्रारंभ है तो पूजा पाठ अर्चना है, भाई जिसका भी हम लोग ध्यान लगाते हैं, जिसको भी हम इष्ट मानते हैं उसे याद करके ही किया जाता है। तो प्रशासन की दृष्टि से देखें तो अगर विद्यालय है वो भी प्रशासनिक संस्था ही है, जिससे कि प्रशासन में कार्य चल रहा है उससे भी जो ये कहें कि धन अर्जन की कार्य किया जा रहा है। तो व्यवसायिक अगर दृष्टि से हम देखें तो प्रशासन का कार्य है वो भी प्रार्थना से ही शुरू होना चाहिए, अपने इष्ट देव का ध्यान लगाकर ही प्रारंभ होना चाहिए। तो वहाँ ये वाली चीज भी पूरी हो रही है, प्रशासन की दृष्टि से भी ये अत्यंत महत्व है। तीनों प्रकार से महत्व रखता है प्रार्थना सभा। फिर है विद्यार्थियों को निर्देशन देने के लिए निर्देशन देने का सबसे उपयुक्त स्थल अब बात कर रहे हैं निर्देशन की, तो निर्देशन देने का उपयुक्त स्तर। तो अगर हम निर्देशन की दृष्टि से देखें तो पहली बात तो ये आती सामने कि यहाँ पर प्रार्थना सभा में सभी अध्यापकों के उपस्थित होते हैं और पूरे जो विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी हैं वो प्रार्थना सभा के अंतर्गत एक जगह एकत्रित होते हैं। तो यदि अगर किसी प्रधानाचार्य को, अध्यापक को किसी भी बात को रखना है तो यहाँ पर मतलब बच्चों को निर्देश देना है तो सब एक सामूहिक रूप से निर्देश दे सकता है। यदि वही निर्देश बच्चों को प्रत्येक अध्यापक दे रहे हैं तो अलग अलग प्रकार से गाइड करेंगे, अलग अलग प्रकार से निर्देशित करेंगे। और यदि वो समूह के रूप में प्रार्थना सभा के अंतर्गत बालक एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर निर्देश जाएगा तो उसकी भाषा एक ही होगी, उसका कहने का तरीका भी एक ही होगा और सबका ग्रहण करने का तरीका भी एक ही प्रकार का होगा। क्योंकि जो बात की है आपको कहा गया, मान लो कोई ऐसी बात है कि कल आपको सवेरे 11 बजे आना है, तो यहाँ पर हमने 11 बजे की बात रखी। अगर अध्यापक है तो कोई 10:30 बोल देगा, कोई 10:15 बोल देगा, किसी भी प्रकार से कह सकते हैं। तो अध्यापक है वो अपने अनुसार बोलेंगे कि आपको इतने बजे आना है, तो वो बातें अलग अलग हो जाएगी। यही प्रार्थना सभा एक उदाहरण की बात रखी है मैंने कि प्रार्थना सभा के अंतर्गत विद्यार्थियों को जो निर्देशन का कार्य है सामूहिक रूप से एक ही प्रकार से दिया जा सकता है। तो ये उपयुक्त स्तर है निर्देशन की दृष्टि से। इसके अलावा प्रार्थना सभा वस्तुतः सहयोग
कह रहा है कार्य करने का प्रशिक्षण स्थल है, प्रशिक्षण स्थल है। देखिए अगली बात कही जा रही है कि जो प्रार्थना सभा है वो सहयोग से कार्य करने का प्रशिक्षण स्थल है। सहयोग तो अगर हम समूह में खड़े हैं तो ना चाहते हुए भी हमें हम मान लो अगर हमारी किसी बच्ची है तो आपस में नहीं बनती है, लेकिन जब वो प्रार्थना सभा में खड़ा है तो उसे उसके सहयोग से कार्य करना होगा। सहयोग के एक बालक है, पंक्ति में चलना करना, ये सारी चीजें होती है, तो वो अपना एक बालक हो सकता है कि वो कृष्ण बहुत ही परेशान करता है, लेकिन यहाँ पर उसे अपनी स्थिति को सुधार करना होता है और यहाँ पर वो सहयोग के द्वारा अध्यापकों का सहयोग करते हुए, विद्यार्थियों का सहयोग करते हुए कार्य करता है। और ये कहें कि वहाँ पर उन्हें ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आपको इस प्रकार से कार्य करना है, तो सहयोग का कार्य करने का प्रशिक्षण स्थल है। इससे ईश्वर के प्रति इससे प्रार्थना से ईश्वर के प्रति श्रद्धा, समर्पण, नैतिक मूल्यों का विकास, प्रार्थना सभा से ईश्वर के प्रति श्रद्धा, क्योंकि प्रार्थना वगैरह करके श्रद्धा, समर्पण तुम इस प्रकार त्याग कर सकते हैं। हम अपने समय का त्याग कर रहे हैं, हम अपने जो कार्य हैं उनको डिले करते हुए उन कार्यों के प्रति मतलब ध्यान रखें कि अगर हम थोड़ा समय में प्रार्थना में दे रहे हैं तो हम अपने कार्यों के लिए थोड़ा समय वहाँ पे कम करेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारे समर्पण का भाव उसके अंदर उत्पन्न हो रहा है। नैतिक मूल्य, जो हमें नैतिक आचरण से संबंधित मूल्य है उनका विकास इसके माध्यम से होता है, प्रार्थना सभा के माध्यम से। इसके अलावा जो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गान एवं गीत के माध्यम से, राष्ट्रीय गान एवं गीत के माध्यम से राष्ट्र के प्रति प्रेम, सहयोग, त्याग की भावना उत्पन्न होती है। तो अगर कहें कि प्रार्थना सभा है वो एक ऐसा स्थल है जहाँ पर विद्यार्थी के सभी प्रकार से विकास के सर्वांगीण विकास की संभावना रहती है। सर्वांगीण विकास बालकों का प्रार्थना सभा के माध्यम से हो सकता है। अब है प्रार्थना सभा में ध्यान रखने योग्य बिंदु। प्रार्थना सभा में ध्यान रखने योग्य बिंदु, तो कौन से बिंदु का ध्यान रखना होता है? प्रार्थना की जाती है तो किस प्रकार रहना होता है? तो शांत रहकर पंक्ति में बैठना होता है, सभी के जो निर्देशन दिया जाता है उसको ध्यानपूर्वक सुनना होता है। तो बहुत सारी चीजें होती है जिनको ध्यान में रखना होता है। इसमें प्रार्थना सभा में पंक्तिबद्ध एवं शांत से एकत्रित होना। पहली बात का ध्यान रखिए, पंक्तिबद्ध एवं शांत से एकत्रित होना। ठीक है, बच्चों को इकट्ठा कैसा होना है? शांत और सभी को बिल्कुल पंक्तिबद्ध एकत्रित होना होता है। दूसरी बात, प्रार्थना मुद्रा में प्रार्थना करना। प्रार्थना मुद्रा में प्रार्थना करना। प्रार्थना मुद्रा मतलब कि प्रार्थना की जो स्थिति होती है, हाथ जोड़कर आंखें बंद करके जिस प्रकार प्रार्थना की जाती है उसी प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। तभी जो हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें, नैतिक देखें, अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण हम देखें, उनका विकास कब होगा? जब हम इस मुद्रा में बैठकर ही प्रार्थना करेंगे और पंक्तिबद्ध और शांत रूप से एकत्रित होंगे, तभी इन चीजों का विकास हो सकेगा, अन्यथा विकास बाधित रहेगा। इसके अलावा शांति पाठ नियमानुसार, शांति पाठ का क्या नियम होता है? शांति पाठ जब प्रार्थना सभा या किसी भी कार्यक्रम का समापन होता है तभी उसे उच्चारित किया जाता है। तो वही बात है, शांति पाठ को नियमानुसार उच्चारित करना। नियमानुसार
उच्चारित करना। इसके अलावा किसी भी शिक्षक द्वारा बौद्धिक प्रदान करना, ठीक है। तो प्रार्थना सभा के अंतर्गत बौद्धिक भी दिया जाना चाहिए शिक्षकों द्वारा। इसे भी एक अगर ध्यान रखने योग्य या फिर महत्वपूर्ण रूप में ध्यान करना चाहिए कि प्रत्येक शिक्षक को अगर इस समय पे एक शिक्षक को एक दिन में एक शिक्षक बौद्धिक दे तो वो ज्यादा सही रहेगा। इसके अलावा समाचार पठन प्रार्थना सभा के अंतर्गत जो आपने देखा कि प्रार्थना सभा में समाचार पत्र पढ़े जाते हैं, जिससे कि अभी क्या चल रहा है, वर्तमान में क्या हो रहा है, आसपास की जो खबरें वगैरह हैं वो हमें प्राप्त हो सके, इसलिए प्रार्थना सभा में समाचार पठन होना चाहिए। इसके अलावा प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य, जहाँ पर जो प्रधानाचार्य को उद्बोधन समय समय पर उद्बोधन देना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रधानाचार्य है वो समय समय पर आकर उद्बोधन दे, अपने अनुसार बच्चों को क्या बताना चाहिए, समय समय जैसे कोई भी गतिविधियां वगैरह होती है। भाई हमेशा हम देखते हैं कि जो विद्यालय कार्यक्रम होता है उसके बीच में बहुत सारे उत्सव पर जयंती आती हैं जिन पर विद्यालय की छुट्टी नहीं होती, केवल उसे मनाया जाता है। तो वैसे अवसरों पर बार बार उन्हें आकर उद्बोधन की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा पीटी एवं योग क्रियाएं, जो प्रार्थना सभा के अंत में पीटी करवाई जाती है बच्चों को, या फिर कोई ध्यान योग के क्रियाएं करवाई जाती है, वो भी होनी चाहिए। इसके अलावा लास्ट में जो राष्ट्रीय गान है उसे भी करवाना चाहिए। तो प्रार्थना सभा में देखा कि क्या क्या होता है और किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर प्रार्थना सभा करवाई जानी चाहिए। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम अपना जो अगला टॉपिक है वो लेंगे एनसीसी। जिस प्रकार स्काउट गाइड वगैरह की जो कार्यक्रम है उनका आयोजन होता है, उसी प्रकार एनसीसी का भी आयोजन विद्यालय में करवाया जाता है। इसके अंतर्गत जो विद्यार्थी हैं उनको जैसे कि आर्मी के अंतर्गत जो राष्ट्र के प्रति सेवा भावना वगैरह सिखाई जाती है, उसी प्रकार जो एनसीसी के जो बच्चे होते हैं उन्हें भी पूरी तरह से इसी प्रकार की परेड वगैरह होती है, किस प्रकार अनुशासन रहकर कार्य करना होता है, किस प्रकार जो योग व्यायाम वगैरह की सारी क्रियाएं एनसीसी कैंप के अंतर्गत विद्यार्थियों को सिखाई जाती है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बालकों को एनसीसी के अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम पूरे वर्ष भर करने होते हैं, उसके बाद इन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो एनसीसी छात्रों का शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक विकास करता है। मतलब कि इसके माध्यम से क्या होता है, विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास होता है। इसके अलावा देश की रक्षा की दूसरी पंक्ति तैयार होती है, दूसरी पंक्ति तैयार करता है। पहली पंक्ति में किसे माना गया है, जो हमारे सैनिक हैं, आर्मी से संबंधित है और भी जो इस सेवाओं के अंतर्गत, जो राष्ट्रीय सेवाओं के अंतर्गत लगे हुए हैं, उनके वो फर्स्ट पंक्ति में, पहली पंक्ति में आते हैं। और वही एनसीसी को दूसरी पंक्ति का दर्जा दिया गया है।
कार्य उन्हें सिखाए जाते हैं, इसीलिए एनसीसी को दूसरी पंक्ति भी कहा जाता है। इसके अलावा नेतृत्व गुणों का विकास, नेतृत्व गुणों का विकास, नेतृत्व गुणों का विकास, क्योंकि जो ये एनसीसी के अंदर बालक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो स्वयं ही नेतृत्व करते हैं, किस प्रकार अपनी जो समूह है उसमें कार्य करना है, किस प्रकार हमें इन बच्चों को आगे रख के कार्य करना है, इनको पीछे, मतलब कि सभी प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो उन्हीं में से एक लीडर कोई भी बालक होता है वो करता है, जिसे लीडरशिप करनी आती है, जो बालक को नेतृत्व कर सकता है, जिसकी आवाज बुलंद हो और जो सही तरीके से जो कार्य करवा सकता है, उसे नेतृत्व के गुणों का विकास। तो बालकों को, बालक है वो एक विद्यार्थी करता है और दूसरे विद्यार्थी उसको देखते हैं, तो सभी के अंतर्गत नेतृत्व गुणों का विकास एनसीसी के द्वारा संभव है। इसके अलावा देश प्रेम की भावना का विकास, देश प्रेम की भावना का विकास, देश प्रेम की भावना का विकास, जो इसकी यूनिफॉर्म होती है वो भी खाकी कलर की होती है और उसके अंदर मतलब कि जैसे जिस प्रकार पुलिस है, आर्मी है, वो सारे रूल्स होते हैं, उन्हीं को ये फॉलो करते हैं, तो इनके अंतर्गत देश प्रेम की भावना का विकास होता ही उत्पन्न हो जाता है एनसीसी कैंप के द्वारा। इसके अलावा अनुशासन एवं आत्मविश्वास, अनुशासन एवं आत्मविकास का विकास, आत्मविश्वास का विकास करना। एनसीसी के द्वारा अनुशासन एवं आत्मविश्वास का विकास होता है। ये जैसा किया है कि भाई सभी ग्रुप में कार्य कर रहे हैं, आत्मविश्वासित रहते हैं, उनमें आत्मविश्वास जागृत होता है, पब्लिक है उन्हें देख रही होती है, विद्यार्थी है दूसरे उन्हें मोटिवेट करने के लिए क्लैपिंग करते हैं, हूटिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनके अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है। इसके अलावा शारीरिक श्रम के प्रति, शारीरिक श्रम के प्रति सामूहिक दृष्टिकोण के प्रति सामूहिक दृष्टिकोण। अब श्रम के प्रति मतलब कि जो एनसीसी के कार्यकर्ता होते हैं, बालक होते हैं, उन्हें सभी प्रकार के कार्य दिए जाते हैं विद्यालय में, जैसे कि जब 26 जनवरी 15 अगस्त होती है तब ये एनसीसी के बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, पर्टिकुलर की यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म के अंतर्गत किस प्रकार कार्य करना है, वॉलंटियर करेंगे तो उन्हीं में से पहले तो ये परेड का कार्य करते हैं, फिर वॉलंटियर के रूप में बच्चों को किस प्रकार बैठाना है, किस प्रकार जो सामग्री है वितरित करनी है, तो सभी प्रकार के कार्य भी, उससे पहले सफाई वगैरह कार्य होते हैं वो भी सारे इनसे करवाए जाते हैं। तो इनसे क्या होता है, समूह में रहकर इनके अंतर्गत श्रम के दृष्टिकोण के प्रति ये दृष्टिकोण का विकास होता है कि समूह में हम किस प्रकार श्रम का कार्य करें, आगे बढ़कर वो कार्य करते हैं, तो इस प्रकार इनके अंदर एक भावना का विकास होता है। अब है आप लोगों का गृह कार्य प्रश्न, गृह कार्य प्रश्न। गर्ल गाइड से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है, दूसरा प्रश्न है प्रार्थना सभा में किस प्रकार की क्रियाओं का समावेश होता है? सभी प्रकार की क्रिया आप लोगों को लिखनी है। फिर है तीसरा प्रश्न, एनसीसी के बारे में अपने विचार लिखिए। अब इन्हें आप पाठ्य साहित्य की जो क्रियाएं होती है उन्हीं